तो क्या है न्यूज, ये है रैंडम न्यूज दी है आपने मुझे। ये है रिकी केज क्यूरेट्स थीम्ड कॉलर ट्यून्स फॉर प्रभा खेतान फाउंडेशन। प्रभा खेतान फाउंडेशन, राइट। तो शुरू करते हैं यहीं से, इसी से शुरू करते हैं। न्यूज तो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रिकी केज ग्रैमी अवार्ड विनिंग म्यूजिक कंपोजर है और उन्होंने म्यूजिकल थीम्स लिखी हैं प्रभा खेतान फाउंडेशन के लिए। आपके लिए रेलेवेंट टॉपिक इसमें प्रभा खेतान फाउंडेशन है, यहीं से शुरू करता हूँ, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग प्रभा खेतान फाउंडेशन की। ये फाउंडेशन जो है कोलकाता बेस्ड एक फाउंडेशन है और सोशल अपलिफ्टमेंट के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उन पे काम करता है। प्रभा खेतान कोलकाता बेस्ड एक बिजनेस वीमन थी। 2008 में इनका इंतकाल हुआ था, 2008 में ये एक्सपायर हो गई थी। नोवेल लिखती थी, पोइट थी, एंटरप्रेन्योर थी, फेमिनिस्ट थी। वीमन अपलिफ्टमेंट से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज पे इन्होंने काम किया, बहुत सारी चीज़ों में इन्होंने अपना जो भी योगदान हो सकता है वो योगदान दिया। जो वीमन अफेयर्स है, शी वॉज एक्टिवली इन्वॉल्व इन ऑल दोस, राइट। इनके बारे में एक क्वेश्चन WBPSC में पूछा गया था, मैंने देखा है क्वेश्चन ये कहीं पे वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन में, कि who was the only female president of Calcutta Chamber of Commerce? Who was the only female president of Calcutta Chamber of Commerce, right? तो कलकत्ता चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो था उसकी ओनली फीमेल प्रेसिडेंट जो थी वो प्रभा खेतान थी। यहां से हम आ गए कलकत्ता चैम्बर कॉमर्स पे। अब हम अपना जो डिस्कशन है कंटिन्यू करेंगे कलकत्ता चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। कलकत्ता चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या है ये? इंडिया का सबसे पुराना ओल्डेस्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो है कलकत्ता चैम्बर ऑफ कॉमर्स। और इंडिया का ही नहीं, ये एशिया का भी सबसे पुराना है। एशिया का भी सबसे पुराना चैम्बर ऑफ कॉमर्स है कलकत्ता चैम्बर ऑफ कॉमर्स। कलकत्ता चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1830 में, 1830 में, राइट, 1830 में। और जो इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे सैमुअल स्मिथ। सैमुअल स्मिथ। ये हम बात कर रहे हैं कलकत्ता चैम्बर ऑफ कॉमर्स की। जो प्रभा खेतान जिनसे हमने डिस्कशन की शुरुआत की थी वो इसकी प्रेसिडेंट थी 1993-1994 के अंदर, 94 में। 1830 में जब इसको एस्टेब्लिश किया गया था तो इसका नाम ये नहीं था जो हम बोल रहे हैं अभी कलकत्ता चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इसका नाम था कलकत्ता ट्रेड्स एसोसिएशन। कलकत्ता ट्रेड्स एसोसिएशन, ठीक है, ट्रेड्स एसोसिएशन था ये। 1977 में 1977 में इसका नाम कलकत्ता चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गया था, ठीक। अब कलकत्ता चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बारे में दो तीन चीजें आपको बता दी है मैंने। डिस्कशन को आगे मैं बढ़ाऊंगा तो उसमें हम कलकत्ता में ही बेस्ड एक दूसरे सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं, वो है बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। ये दोनों अलग अलग हैं, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है ये भी एक पुराना चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है इंडिया में। CCC 1830 में एस्टेब्लिश हुआ था, वहीं पे ये बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ये 1853 में एस्टेब्लिश हुआ था। 1853 में जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया था। तो ये दोनों अलग अलग हैं, ये आपको ध्यान रखना है। हम बात कर रहे हैं बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की। आप लोगों के जो एग्जाम है उससे रिलेटेड इसकी जो खास बात है वो है इसकी लोकेशन, ये कहाँ लोकेटेड है, ठीक है। जिस बिल्डिंग में इनका ऑफिस है वो है रॉयल एक्सचेंज बिल्डिंग। तो रॉयल एक्सचेंज बिल्डिंग कहाँ है? कोलकाता में। अब ये रॉयल एक्सचेंज बिल्डिंग जो है ये कोई साधारण बिल्डिंग नहीं है, ब्रिटिश इरा की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेरिटेज बिल्डिंग्स ऑफ इंडिया जिनको कह सकते हैं, ये उनमें से एक है, ठीक है।
सबसे पहले इसमें कोई ब्रिटिश ऑफिसर रहते थे, बाद में उनकी विडो रही, और उसके बाद में सेकंड या थर्ड ऑक्यूपेंट जो इसके थे इस बिल्डिंग के, वो थे लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव इसके ऑक्यूपेंट रहे थे, इसमें ये उनका घर था। जिस गली में रॉयल एक्सचेंज है, जिस स्ट्रीट में रॉयल एक्सचेंज है कोलकाता में, उसका नाम है क्लाइव स्ट्रीट। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव के बाद में जब वारेन हेस्टिंग्स का जो टाइम आया, तो उस टाइम में एक उनकी जो काउंसिल थे उसके मेंबर थे फिलिप्स फ्रैंसिस, वो भी इसी में रहते थे। और फिलिप फ्रांसिस ने कहा था इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल हाउस ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। ठीक है, इस बिल्डिंग को बाद में एक बैंक ने खरीद लिया, ओरिएंटल बैंक कॉरपोरेशन ने जो है इसको खरीद लिया था, इस बिल्डिंग को खरीद लिया था रॉयल एक्सचेंज को। और बाद में फिर इसमें बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का गठन हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। आज जो है इस बिल्डिंग को हम रॉयल एक्सचेंज नहीं बोलते, हालांकि उसके ऊपर मोटे मोटे अक्षरों में खुदा हुआ है रॉयल एक्सचेंज, बट इसका नाम बदल के इंडिया एक्सचेंज कर दिया था 2016 में। 2016 में इसका नाम बदल के कर दिया था इंडिया एक्सचेंज, राइट। और जो क्लाइव स्ट्रीट है इसका भी नाम आज बदल गया है, इसका नाम नेताजी सुभाष रोड है, नेताजी सुभाष रोड है इसका नाम। ठीक है, अब हमने डिस्कशन बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से शुरू करके रॉयल एक्सचेंज पर आ गए हैं। रॉयल एक्सचेंज के बारे में मैंने आपको बताया है थोड़ा बहुत। अब बात करते हैं कि जो रॉयल एक्सचेंज जो है ये जिस इलाके में है, रॉयल एक्सचेंज जिस इलाके में है, जिस एरिया में है कलकत्ता में, उसका नाम है बीबीडी बाग, राइट। बीबीडी का मतलब हो गया बिनोय बादल दिनेश, राइट। बिनोय बादल दिनेश मार्टिरडम एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक है जनरल स्टडीज के पेपर सेट करने वालों का। 2010 या 11 में यूपीएससी ने भी पूछा था मेंस में इसके क्वेश्चन, डिस्कस अबाउट बिनोय बादल दिनेश मार्टिरडम, राइट। बिनोय बासु, बादल गुप्ता और दिनेश चंद्र गुप्ता 3 हीरो थे। भारत के फ्रीडम स्ट्रगल के रिवोल्यूशनरी जो एक्टिविटीज थी, ये उनके 3 हीरो हैं और इनका नाम बहुत ही आदर से लिया जाता है, बहुत ही रेस्पेक्ट से लिया जाता है। बिनोय बासु जो थे वो एक सीक्रेट सोसाइटी से जुड़े हुए थे जिसका नाम था मुक्ति संघ। और ये जो मुक्ति संघ था, दिस इटसेल्फ वाज पार्ट ऑफ जुगांतर। और जुगांतर जो था, जुगांतर हो गया या अनुशीलन समिति हो गई, ये रिवोल्यूशनरी जो एक्टिविज्म था उनके ऑर्गेनाइजेशंस थे, सीक्रेटली काम करते थे, अटैक्स होता था ब्रिटिश के ऊपर, तो ये इनकी एक्टिविटीज में शामिल थे। बिनोय बासु मुक्ति संघ के मेंबर थे। मुक्ति संघ इटसेल्फ वाज ए सोसाइटी, सीक्रेट सोसाइटी ऑफ जुगांतर। बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता ये लोग एक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर थे जिसका नाम था बंगाल वॉलंटियर्स। ठीक है, बंगाल वॉलंटियर्स। और इन तीनों ने क्या किया था, 1930 के अंदर 8 दिसंबर 1930 को इन तीनों ने यूरोपियन ड्रेसेस पहनी और राइटर्स बिल्डिंग के अंदर घुस गए। अब राइटर्स बिल्डिंग जो है वो भी बीबीडी बाग में ही है, उसके बारे में अभी मैं बताऊंगा। राइटर्स बिल्डिंग के अंदर ये लोग घुस गए। काफी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग थी उस जमाने में जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था उसके लिए। और वहां जाके जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनके ऊपर उन्होंने अटैक किया। गन्स थी इसके पास में
इनके पास में। एक मिस्टर सिम्पसन थे वहां पे, मिस्टर सिम्पसन, उनको गोली से उड़ा दिया था वहीं पे। बाद में एनकाउंटर हुआ, पुलिस का एक्शन हुआ, तो ये लोग राइटर्स बिल्डिंग का जो फर्स्ट फ्लोर था उसके अंदर ट्रैप हो गए एक कमरे में, और वहां पे इनसे बोला गया होगा कि भाई सरेंडर कर दो, तो सरेंडर इन्होंने किया नहीं। बिनोय ने अपने आप को गोली मारी, और बादल गुप्ता और दिनेश चंद्र गुप्ता, इन दोनों ने पोटेशियम साइनाइड के कैप्सूल निगल लिए, और ये वहीं पे खत्म हो गए। ये था बिनोय बादल दिनेश मार्टिरडम। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, और ये आपको याद रखना है। मेनली तो जो बिनोय की जो ऑर्गेनाइजेशन था वो इम्पोर्टेंट है, और बंगाल वॉलंटियर्स जो है ये इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग बंगाल वॉलंटियर्स पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बीबीडी बाग के बारे में थोड़ा सा बता दूं, ठीक है। बीबीडी बाग जो है, इसमें रॉयल एक्सचेंज बिल्डिंग है, रॉयल एक्सचेंज बिल्डिंग है, जिसके बारे में अभी हमने बात की थी। ये कोलकाता के लिए और वेस्ट बंगाल के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना दिल्ली में लुटियंस दिल्ली जिसको हम बोलते हैं, तो लुटियंस दिल्ली है, लुटियंस दिल्ली जिसको हम बोलते हैं, ये उतना ही इंपॉर्टेंट है बीबीडी बाग। नेटिव नेम जो है वहां का, जो लोकल नेम है वो ऑफिस पाड़ा था कोई जमाने में, ऑफिस पाड़ा, ऑफिस पाड़ा, राइट, क्योंकि यहाँ ऑफिसेस थे बहुत सारे। इसी को टैंक स्क्वायर भी बोला जाता था, टैंक स्क्वायर, टैंक स्क्वायर। और इसी का नाम था डलहौजी स्क्वायर। डलहौजी स्क्वायर भी बीबीडी बाग का ही नाम था, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल का सबसे इंपॉर्टेंट कमर्शियल एज वेल एज पॉलिटिकल सेंटर जो है बीबीडी बाग है। इसमें राइटर्स बिल्डिंग है, रॉयल एक्सचेंज के अलावा इसमें राइटर्स बिल्डिंग है, राइटर्स बिल्डिंग पूरा हेरिटेज एरिया है ये, राइटर्स बिल्डिंग, जिसमें सीएम ऑफिस है वेस्ट बंगाल का, जनरल पोस्ट ऑफिस है वहां पे, रॉयल इंश्योरेंस बिल्डिंग है वहां पे, आरबीआई का ऑफिस है, ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का ऑफिस है। ये सारी चीजें वहां पे बीबीडी बाग में हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बात चली थी बंगाल वॉलंटियर्स की, इसको थोड़ा समझ लें हम लोग। अभी हमने जो बिनोय बादल दिनेश की बात करी थी, तो इसमें से बादल और दिनेश इसके मेंबर थे, बादल और दिनेश ये बंगाल वॉलंटियर्स के मेंबर थे। क्वेश्चन है कि ये बंगाल वॉलंटियर्स किसने एस्टेब्लिश किया था, ये फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे सुभाष चंद्र बोस। आपको पता था? नहीं। बंगाल वॉलंटियर्स के जो फाउंडर थे वो थे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। और इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है, थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। ये जो बीबीडी मार्टिरडम हुआ था ये 1930 में हुआ था। इससे 2 साल पहले 1928 में कोलकाता सेशन हुआ था, कोलकाता सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये जो कोलकाता सेशन हुआ था, इसके जो प्रेसिडेंट थे वो मोतीलाल नेहरू थे। और इस सेशन में सुभाष चंद्र बोस जो थे, क्योंकि ऑर्गेनाइज वहीं हो रहा था कलकत्ता में ही, और वो एक्टिव मेंबर भी थे कांग्रेस के उस टाइम तक, तो नेताजी ने क्या किया था कि वहां पे एक कोर्प्स को ऑर्गेनाइज किया था, और वो कोर्स का नाम था कांग्रेस वॉलंटियर्स कॉर्प्स। कांग्रेस वॉलंटियर्स कॉर्प्स जो है वो भी नेताजी ने ही सेटअप की थी। और कांग्रेस वॉलंटियर कॉर्प्स जो थे उसके जो मेंबर्स थे, उन मेंबर्स को एक प्रॉपर आर्मी वाला अटायर दिया गया था, आर्मी वाली ड्रेसेस दी गई थी, उनको बूट्स दिए गए थे, ठीक है ना। और प्रॉपर उनको आर्मी के जो कस्टम्स होते हैं, सैल्यूट मारना, क्लिकिंग ऑफ द बूट्स, ये सारी चीजें जो है, और इसका एक प्रॉपर डिस्प्ले वहां पे किया गया था।
नेताजी के द्वारा। नेताजी खुद इसके फाउंडर थे, लेकिन जो इसके लीडर, जिनको नेताजी ने इसका जो लीडर बनाया था, वो मेजर सत्यगुप्ता थे। मेजर सत्यगुप्ता, राइट, मेजर सत्यगुप्ता। और खुद नेताजी क्या थे? खुद नेताजी थे इसके जनरल कमांडिंग ऑफिसर, GCO, जनरल कमांडिंग ऑफिसर ऑफ कांग्रेस वॉलंटियर कॉर्प्स। नेताजी थे इसके GCO, कांग्रेस वॉलंटियर कॉर्प्स के, और इनके जो लीडर थे वो मेजर सत्यगुप्ता थे। अब इन्होंने एक बड़े ही तरीके से वहां पे जो डिस्प्ले किया उस सेशन के, एज ए पार्ट ऑफ द सेशन ओनली, पैरेलल टू दैट सेशन कह सकते हैं हम लोग। ये जो चीज थी, ये चीज थोड़ी सी गांधी जी को पसंद नहीं आई थी, क्योंकि वो आर्डेंट फॉलोवर थे नॉन वायलेंस के, और उनको लगा कि ये तो अलग दिशा में जा रहे हैं, ये नॉन वायलेंस के थोड़ा सा खिलाफ हो गया। और इस तरीके से गांधी जी ने ये जो पूरा इन्होंने जो डिस्प्ले किया था, उस डिस्प्ले को बर्ट्रैम मिल्स सर्कस का नाम दे दिया। बर्ट्रैम मिल्स सर्कस। अब ये बर्ट्रैम मिल्स सर्कस क्या था? ये एक उस जमाने का फेमस सर्कस था ब्रिटेन का, और थोड़ा सा ये जो गांधी जी ने जो बोला, वो एक तरीके से उसको डिनाइग्रेट करना ही हुआ था, और उसकी उपाधि दे दी थी कि सर्कस कर रखा है इन्होंने। उसकी वजह से बंगालीज के अंदर थोड़ी सी नाराजगी आई थी। ठीक है, नेताजी के बीच में और कांग्रेस के बीच में जो डिफरेंसेस बाद में जाके क्रिएट हो गए थे, उनमें से दिस वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस। एक दूसरा रीजन और था जो मैं अभी इसी डिस्कशन में आगे बता दूंगा। हुआ ये था कि जो कांग्रेस वॉलंटियर कॉर्प्स है, बाद में फिर इसका नाम हो गया बंगाल वॉलंटियर्स, एंड विद इन 2 years इट बिकेम वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव, एंड विद इन 2 years इट बिकेम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, बंगाल वॉलंटियर्स। ठीक है, तो यहाँ पे 3-4 चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। बंगाल वॉलंटियर्स के फाउंडर थे सुभाष चंद्र बोस, लीडर थे मेजर सत्यगुप्ता। वहां पे जो सुभाष चंद्र बोस ने कोलकाता सेशन में 1928 में कांग्रेस वॉलंटियर कॉर्प्स को ऑर्गेनाइज किया था, ये आर्मी के अटायर में थे, और खुद बोस भी आर्मी के अटायर में थे, ऐसा सुना है। और जो नेताजी की इमेज हमारे दिमाग में आज है, जिस नेताजी को हम जानते हैं, शुरुआत उनकी यहीं से हुई थी। ठीक है, और इसी पर्टिकुलर इवेंट को गांधी जी ने बर्ट्रैम मिल्स सर्कस भी बोला था। बात चल रही है कि गांधी जी में और बात चल रही है कि कांग्रेस में और नेहरू में ये जो डिफरेंशिएशन क्रिएट हुए, इसका एक रीजन हम लोग इसको मान सकते हैं। तो दूसरा एक रीजन और था, और वो रीजन समझने के लिए मैं आपको ले चलता हूं थोड़ा सा 10 साल पहले, 1919 के अंदर। अब 1919 में क्या हुआ था? 1919 की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट थी इंडिया के लेजिस्लेटिव हिस्ट्री में, वो थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट, these रिफॉर्म्स वर इम्प्लीमेंटेड, और जो ये इम्प्लीमेंटेशन हुआ था उसका आउटकम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। लेकिन जब ये एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ था, तो उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कहा था कि जब 10 साल हो जाएंगे इसको, आफ्टर 10 years ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट, हम एक कमीशन भेज देंगे। वो कमीशन स्टडी करेगा, रिव्यू करेगा कि इसमें और क्या डेवलपमेंट होने चाहिए। ठीक है, तो 1919 से 10 साल होते हैं 1929 में। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, 2 साल पहले ही 1927 में एक कमीशन बनाया। ठीक है, और उस कमीशन को भेज दिया कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट क्या क्या होने चाहिए हिंदुस्तान में, उसके बारे में रिकमेंडेशंस देने के लिए। और ये था साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन जो था, इसके जो हेड थे वो थे
सर जोन्स साइमन, बहुत बड़े पॉलिटिशियंस थे इंग्लैंड के, और ऑल्सो वन ऑफ द हाईएस्ट पेड बैरिस्टर्स एट दैट टाइम इन इंग्लैंड। साइमन कमीशन जो था ये 2027 के नवंबर में बनाया था। इसके 7 मेंबर्स थे और इनमें से एक भी इंडियन नहीं था। तो जब एक भी इंडियन नहीं था तो जो भारत के जो लोग हैं, भारत के जो कांग्रेस के जो लीडर्स हैं या मुस्लिम लीग के जो लीडर्स हैं, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया कि दिस इज नॉट आवर कमीशन, वी डू नॉट एक्सेप्ट इट। तो जब साइमन कमीशन इंडिया में आया तो हड़तालें हुई, प्रोटेस्ट हुए, साइमन गो बैक, ये प्लेकार्ड्स लेकर के लोग प्रोटेस्ट किए और इसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया सारी पार्टीज ने। किसी भी पार्टी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन अब ये तो कमीशन था, गवर्नमेंट का भेजा हुआ था, इनको स्टडी करनी थी और रिपोर्ट बना के देनी थी। सो इन्होंने अपनी रिपोर्ट बनाई और रिपोर्ट बना के सबमिट कर दी। ठीक है, इसका जो फॉर्मल नेम साइमन कमीशन नहीं था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कमेटी जो था, ये इसका नाम था। इसके अलावा इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन भी इसी को बोलते हैं, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन को ही बोलते हैं ये। जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया तो जो भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स थे, उन्होंने इनको बोला, आईएनसी के और मुस्लिम लीग के नेताओं को, कि व्हाई डोंट यू क्रिएट योर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, तुम अपना खुद बना लो भाई। एक चैलेंज सा दिया गया था, इस चैलेंज को इन्होंने एक्सेप्ट किया और फिर कांग्रेस ने अपनी एक कमेटी बनाई अंडर मोतीलाल नेहरू, और इस कमेटी की जो रिपोर्ट थी 1928 में आई थी, 1928 में, और ये थी नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट। अब ये जो नेहरू रिपोर्ट थी ये आई थी 1928 के आसपास, 1928, और इसी साल में हुआ था कोलकाता सेशन। अब उनकी डिमांड्स देखिए उस टाइम में, जो नेहरू रिपोर्ट की भी डिमांड्स थी और इस सेशन में भी जो डिमांड थी, वो पहली डिमांड क्या थी, इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दे दो, डोमिनियन स्टेटस दे दो विद इन 2 ईयर्स। इन 2 ईयर्स इन्होंने ब्रिटिश को 2 साल का अल्टीमेटम दिया, 2 साल का टाइम दिया एक्चुअली, कि आप हमको 2 साल के अंदर एक डोमिनियन स्टेटस दे दो विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, और अगर आपने डोमिनियन स्टेटस नहीं दिया तो हम लोग जो है प्रोटेस्ट करेंगे, और भी तगड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, और फुल फ्रीडम की डिमांड भी कर सकते हैं आपसे। ये जो 2 साल का पीरियड था जो दिया गया था, इसको लेकर देयर वाज अ डिसएग्रीमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, कि 2 साल का टाइम भी किस लिए भाई, ब्रिटिश को बोलो कि अर्जेंटली टेक एक्शन, और जो करना है अब करो। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस जो डिफरेंसेस क्रिएट हुए थे उसमें, हालांकि इसमें तो जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। अब बात करते हैं नेहरू रिपोर्ट की। नेहरू रिपोर्ट के अंदर जो नेहरू रिपोर्ट की जो मेन जो डिमांड्स थी, या जो उनकी जो रिकमेंडेशंस थी, वो ये थी, पहला, इंडिया विल बी ए डोमिनियन विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, डोमिनियन जो होता है वो बेसिकली ये होता है कि इनके पास में लोकल पावर्स होती हैं, फाइनेंशियल और इंटरनेशनल पावर्स नहीं होती हैं। ये कॉलोनीज जो थी उनको दिया जाता था उस टाइम में, ब्रिटिश एम्पायर काफ़ी बड़ा था, तो बहुत सारी कॉलोनीज ऐसी थी जिनको उन्होंने लोकल सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जो स्टेटस दिया था वो डोमिनियन स्टेटस हो गया। और ये जो डोमिनियन होगा ये फेडरेशन होगा, फेडरेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एंड प्रिंसली स्टेट्स, प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स। इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड वो कौन होगा, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट दैट टाइम,
गवर्नर जनरल या वाइसरॉय जो भी है, ठीक है, ये उसका कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा। इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं होंगे, नो सेपरेट इलेक्टोरेट्स, नो सेपरेट इलेक्टोरेट्स, ये नहीं होंगे। इसके अलावा इसमें दो चीजें और थी, कुछ डिस्कशन फंडामेंटल राइट्स का किया गया था, फंडामेंटल राइट्स का, और इसमें सिटीजनशिप के भी कुछ प्रोविजंस दिए थे उन्होंने, सिटीजनशिप, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूं कि ये 5 ऑप्शन दिए हैं आपको, 1 2 3 4 5 6, इनमें से कौन कौन से थे, तो ये सारे थे, ठीक है। कोलकाता सेशन की बात हमने कर ली है। अब ये जो डोमिनियन स्टेटस है, थोड़ा सा मैं इस पे और बता दूं आपको, डोमिनियन स्टेटस के बारे में मैं बता दूं आपको। डोमिनियन स्टेटस जो होता है, दीज आर ऑटोनॉमस कम्युनिटीज इन लोकल मैटर्स, इन लोकल मैटर्स, और जो इंपॉर्टेंट चीजें जैसे फाइनेंस, डिफेंस, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स, ये सब ब्रिटिश के पास में। तो बेसिकली दे आर ऑटोनोमस कम्युनिटीज विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। सारे डोमिनियन एक दूसरे के बराबर होते थे, लेकिन सब होते ब्रिटिश एम्पायर के अंडर ही होते थे। कंसिडरेबल लोकल पावर्स होती थी उनकी, लेकिन जो ओवरऑल लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी जो होती थी, लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी, वो ब्रिटिश के पास में थी। ये डोमिनियंस होते थे। और जो फर्स्ट डोमिनियन ब्रिटिश ने दिया था वो था कॉलोनी ऑफ वर्जीनिया, 1660 में जो है कॉलोनी ऑफ वर्जीनिया को इन्होंने, दिस वाज द फर्स्ट डोमिनियन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। उसके बाद में फिर बहुत सारे, कनाडा था, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है, साउथ अफ्रीका, ये सब डोमिनियंस थे। क्वेश्चन ये है कि ब्रिटिश के राज में और उसके बाद में क्या इंडिया कभी डोमिनियन स्टेटस में था? 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए थे और 26 जनवरी 1950 को हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक बने थे। इसके बीच में जो इंडिया का स्टेटस था, लीगल स्टेटस, वो था डोमिनियन ऑफ इंडिया। पाकिस्तान भी डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान ही था, ठीक है। तो इसमें हो गए होंगे आपके 15 से 20 क्वेश्चन ठीक ठाक से, ठीक है, चलिए।